नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और गेट में आने वाली फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करा रही थी, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। इस केमिकल काइनेटिक्स में जो हम कल की क्लास में पढ़ा था वो था एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस की काइनेटिक्स। ये कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टेम्परेचर इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। आपने बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़े थे रिएक्शन के रेट पे, और उसमें आपने जब टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ा था तो ये कहा था कि पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जनरली तो ज्यादातर तो 2 टाइम्स इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस का जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इस रिएक्शन के जो दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा था। और इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ये 2 और 3 होती है। जनरली तो बहुत सारी रिएक्शंस का जो ये वैल्यू होती है ये 2 होती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस के लिए ये वैल्यू 3 होती है। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो टेम्परेचर इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और किन रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और किन रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो हम टॉपिक डालो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में जब स्टडी किया होगा ली चैटर्ली प्रिंसिपल। क्या कहता है ली चैटर्ली प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम के बाद यदि हम किसी भी वेरिएबल में चेंज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें वो वेरिएबल जो चेंज किया है उसका इफेक्ट नेगलेक्ट हो सके। तो यहाँ पे हम उन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की बात करें। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है एक दो तरीके की होंगी। ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बना और ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बना। एक जो है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने ये कहा कि फर्स्ट रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और सेकंड जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब किस पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन या इक्विलिब्रियम का के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा और किसका डिक्रीज होगा ये स्टडी करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। के क्या है यहाँ पे, केसी जिसको हम डिनोट करते हैं। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा कौन सी रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए अपोजिट इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। किन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है
और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। सेकंड है आरेनियस टाइप इक्वेशन। आरेनियस टाइप रिएक्शन या इक्वेशन एक ही बात है, ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बना, जो क्या है आरेनियस टाइप इक्वेशन है। आप लोगों को जब मैंने रेट और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ स्टडी कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि रेट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो रेट है वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली मींस लीनियरली इंक्रीज नहीं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। और वो इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी, k इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां ई ए, अभी हम आरेनियस इक्वेशंस पूरी पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना सा समझ लो, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ए आरेनियस कांस्टेंट है। चलो आगे, और के रेट कांस्टेंट है। जब मैं इस रेट और 1/t के बीच में जो ग्राफ खींचूंगी, वो ग्राफ मेरा कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ आएगा। कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली, सॉरी टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचू, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। जब मैंने आपको इक्वेशंस कराई थी तो वहां कहा था कि ये क्या है, -1/t है, -1/t है। क्या कर रहे हो आप, t को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसकी, नेगेटिव वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कौन सी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल वैल्यू तो क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज, किसी की भी पावर इंक्रीज हो रही है। और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.3 के आसपास, 2.3 के आसपास होती है। ई तो एक्सपोनेंशियल तो, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो किसी की पावर इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती हुई जाएगी। आ गया समझ में कि 1/t की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, दोबारा सुन लो, t को इंक्रीज कर रहे हो, t इंक्रीज होगा तो 1/t क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव वैल्यू है। कैसी है बेटा, नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव 1/t क्या होगा, इंक्रीज होगा। और किसी की पावर इंक्रीज होती है, ये पावर ही तो है, ये इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई जाएगी। इसलिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है रेट। किसके बीच में, रेट और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। तो तीसरा टाइप, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस जो है वो पहले, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कोई भी कैटेलाइज्ड रिएक्शन की बात करें, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंजाइम्स की बात करें तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वो एंजाइम्स जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। मीन्स उनका जो कैटेलाइज्ड प्रॉपर्टी है वो कम होती हुई चली जाती है। जब कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस की बात करें या किसी भी कैटेलाइज्ड रिएक्शन की बात करें, थर्ड पॉइंट, कैटेलाइज्ड रिएक्शन, तो जब हम रेट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इनिशियली तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक पॉइंट पे ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हमें ग्राफ किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। कौन से में, कैटेलाइज्ड रिएक्शन, किसमें, चाहे ये एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, चाहे कोई भी कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। कैटेलाइज्ड रिएक्शन में एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। चलो आगे, यहां तक फोर्थ पॉइंट, हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ी थी।
फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, या टेम्परेचर इफेक्ट टेम्परेचर पे इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं जब रेट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचती हूँ तो मुझे टेम्परेचर के पैरेलल एक लाइन मिलती है। किसमें? फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। किसमें मिलेगी ये? फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग होती है। किसके थ्रू होती है? फ्री रेडिकल्स के थ्रू होती है। और फ्री रेडिकल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी E की वैल्यू आती है वो 0 आती है। देखो, जब E 0 है आपका, ये किसके थ्रू होती है? थ्रू फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल के थ्रू होगी तो फ्री रेडिकल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी E की वैल्यू है बेटा वो क्या है? 0। जब E 0 है तो आरएनएस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग K इक्वल टू A e raised to power माइनस EA अपॉन RT। ये 0 तो पूरी वैल्यू 0 क्या हो गई? पूरी वैल्यू 0। और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया तो K किसके इक्वल हो गया? A क्या है? आरएनएस कांस्टेंट। A क्या है? आरएनएस कांस्टेंट। यहाँ कहीं पे भी टेम्परेचर कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? जब टेम्परेचर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। किसके लिए? फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। ध्यान रहेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। चलो आगे। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस भी क्या है? का रेट भी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। किसका? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का। और अगला 5th पॉइंट जो है आपका, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस का रेट भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो जब मैं इन रिएक्शंस के रेट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचूंगी तो भी मुझे कैसा मिलेगा? इस तरीके का। क्योंकि यहाँ पे भी वही है कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। इनका जो रेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। चलो आगे। अब हम पढ़ते हैं आरएनएस इक्वेशन। अभी हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर के इफेक्ट पे आरएनएस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब हम स्टडी करेंगे आरएनएस इक्वेशंस। एक अगला इफेक्ट और बता रही हूं, एंटी आरएनएस इक्वेशन रिएक्शन। देखो, आरएनएस इक्वेशंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर के साथ। अब जब एंटी लग गया तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंटी का मतलब है कि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। लेकिन कैसे डिक्रीज होगा? एक्सपोनेंशियली। जैसे वहां पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। किसके बीच में मैं ग्राफ खींचूं? टेम्परेचर और रेट के बीच में। तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ये एंटी आरएनएस इक्वेशन है, रिएक्शंस का है। इसका एग्जाम्पल जो है एंटी आरएनएस इक्वेशंस का एग्जाम्पल है 2NO प्लस O2 से N2O4 रिएक्शंस। इसका ये एग्जाम्पल है। चलो आगे। अब हम स्टडी करेंगे आरएनएस इक्वेशन क्या होती है।
आरेनियस थ्योरी या आरेनियस इक्वेशंस। आरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो टेम्परेचर के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन is exponentially depend on temperature. Exponentially depend on temperature. K माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लिया जिसको आरेनियस कांस्टेंट कहा। तो K इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए क्या है? आरेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? प्री एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल से पहले लगने वाला कांस्टेंट क्या कहलाएगा? प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसलिए ये क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या आरेनियस कांस्टेंट। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ए के रिएक्शन रेट कांस्टेंट। चलो आगे, यहां तक आया समझ में? अब आप इसका लॉग लो। ln k इक्वल टू, जब मैं इसका लॉग लूंगी तो क्या बनेगा? ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ln k वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचो। ln k वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचो। ये इक्वेशन y हो गई, ये आपका c हो गया, ये पूरा m हो गया और ये 1 अपॉन टी जो है वो x हो गया। ये ग्राफ कैसा आएगा? y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मीन्स डिक्रीज होता हुआ लीनियरली आएगा। तो जब मैं ग्राफ खींच रही हूं किसके बीच में? 1 अपॉन टी और ln k के बीच में, तो कैसा आएगा? इस तरीके का ग्राफ आएगा जिसका स्लोप जो होगा वो होगा माइनस ई ए अपॉन आर और इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा ln a। इस इक्वेशंस का मैं नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? लॉग के 2.303 इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस 2.303 को इधर भेज दो तो लॉग k इक्वल टू होगा log a, ये 2.303 यहां नीचे आएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यदि ये ग्राफ जो है आपका ये log के वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ तो सिमिलर आएगा, सिर्फ कितना डिफरेंस आएगा कि उसका जो स्लोप की वैल्यू है वो आएगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। बस इतना सा डिफरेंस आएगा कि ग्राफ तो दोनों सेम ही है। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी कन्वर्ट हो जाएगी? लॉग की, लॉग नेचुरल लॉग बेस 10 ए की, और ये स्लोप क्या आएगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। स्लोप यहां भी नेगेटिव आएगा, सिर्फ इतना सा अंतर आएगा कि वहां नीचे जो है वो 2.303 से डिवाइड हो रहा है। चलो आगे, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशंस में अब मैं इसका क्या करूं? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रही हूं इस इक्वेशंस का। ये आपकी इक्वेशन है, इसको ऊपर रख रही हूं।
ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशंस का मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रही हूँ, तो क्या आएगा डेल ln k अपॉन डेल टी, यही आएगा। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रही हूँ, डेल ln k अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल ln a अपॉन डेल टी माइनस डेल टी ई ए अपॉन आर टी, यही आया। देखो ये ए क्या बताया था, आरएनएस कांस्टेंट। आरएनएस कांस्टेंट है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ए क्या था आपका, आरएनएस कांस्टेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। आर गैस कांस्टेंट, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मींस ए, ई ए एंड आर कांस्टेंट किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट की तरह। तो हमारे पास डेल ln k अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब मैं किसी कांस्टेंट का किसी भी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हो, क्या वैल्यू आती है, जीरो। जीरो माइनस ई ए बाहर आ गया अपॉन आर भी बाहर आ गया, क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट। डेल अपॉन डेल टी वन अपॉन टी, वन अपॉन टी का जब हम टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। क्या आएगा, जब हम डेल वन अपॉन टी का टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल कर रहे हैं, इतनी सी चीज का मैं बता रही हूं। डेल टी वन अपॉन टी, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, डेल ln k डेल टी इक्वल टू, ये जीरो मैं लिख नहीं रही, ये है माइनस ई ए अपॉन आर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस डेल ln k अपॉन डेल टी किसके इक्वल हुआ, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। क्या करें अब हम, कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए मैंने ये कहा कि जो रिएक्शन थी वो डिफरेंट दो टेम्परेचर पे काम हो रहा है, T1 और T2। T1 पे था तो उसका रेट K1 था और T2 पे था तो उसका रेट कांस्टेंट K2 था। मुझे कंप्लीट चेंजेस निकालने होंगे तो मैं इस इक्वेशंस का क्या करूंगी, इंटीग्रेशन। कंप्लीट चेंजेस निकालने होंगे तो मैं इस इक्वेशंस का क्या करूंगी, इंटीग्रेशन। करो इंटीग्रेशन। लिमिट लगाऊंगी, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर लो, केवल डी ln k इधर रखो, dt को इधर भेज दो। ये क्या बनेगा, डेल ln k कहां से कहां तक, K1 से K2 किसके इक्वल हुआ, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी, कहां से कहां तक, T1 से T2। लिमिट लगा दी, कहां से कहां तक, T1 से T2 लिमिट लगा दी। जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूं तो ये तो क्या आएगा, ln अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट K2 अपॉन K1, इसका आएगा ई ए अपॉन आर तो कांस्टेंट, वन अपॉन टी की फॉर्म में आएगा। वन अपॉन टी को जब मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे लिखूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन साइन किसके साथ आ रहा है, माइनस के साथ। माइनस चाहे अंदर लगा लो, माइनस वन अपॉन टी और लिमिट लगाओ T1 T2। ये आया। जब इसका dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया है तो ये वैल्यू आई है माइनस वन अपॉन टी। लिमिट लगा दी मैंने। कैसे लिमिट खोलते हो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही खोलते हो। तो ln K2 अपॉन K1 किसके इक्वल हुआ, ई ए अपॉन आर बाहर की बाहर
मैं इसको खोल रही हूं, -1/T2। अब ये माइनस है और एक माइनस मेरी लिमिट में आएगा, या तो ऐसे कर लो, अभी नहीं समझ में आ रहा, -1/T1। इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगी तो मैं ये तो माइनस का बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा, प्लस का, यही होगा। ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का। मैं इस इक्वेशंस को थोड़ा रीअरेंज करके लिख रही हूं, ln K2/K1 किसके इक्वल हुआ, EA/R। ये किसके इक्वल हुआ, मैं 1/T1 - 1/T2। T1 T2 एलसीएम ले लो और रीअरेंज कर लो इस इक्वेशंस को। ln K2/K1 की वैल्यू आएगी EA/R। क्या ले ली, T1 T2, एलसीएम ले लिया, क्या आएगा, T2 - T1। इस इक्वेशंस का यूज करके हम, यदि हमें कोई दो टेम्परेचर दिए हुए हो, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट दिए हुए हो, तो EA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। EA भी दे दिया आपको और कोई एक रेट कांस्टेंट दे दिया, दूसरा रेट कांस्टेंट निकलवा है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कोई दोनों रेट कांस्टेंट दे दिए, EA दे दिया और कोई एक टेम्परेचर दे दिया, दूसरा टेम्परेचर फाइंड आउट करवा रहे हैं तो वो भी कर लेंगे इस इक्वेशंस का यूज करते हुए। अब हम कल की क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से स्टडी करेंगे। आज हम लोगों ने जो पढ़ा था वो टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ा था। किन किन रिएक्शंस में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। टेम्परेचर चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। आपने ग्राफ देखा था कि जब रेट और टेम्परेचर के बीच में मैं ग्राफ बना रही थी तो इस तरीके से बना रही थी। आरएनएस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड होता है, एक्सपोनेंशियली, मीन्स रेट को, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। इस तरीके का ग्राफ बनाया था हमने, ठीक है, आ गया। उसके बाद हमने एक एंटी आरएनएस इक्वेशन स्टडी की थी। एंटी आरएनएस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के प्री एक्सपोनेंशियली इनवर्सली डिपेंड करती है, इनवर्सली एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है कि रेट, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। आपने इस तरीके से ग्राफ बनाया था, टेम्परेचर और रेट, एंटी लगा दिया, यहां इंक्रीज हो रहा था तो एंटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से आया था। ये हमने स्टडी किया था। कैटेलाइज्ड रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो इंक्रीज होती है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना लग जाती है। एंजाइम्स में ये टेम्परेचर जो माना जाता है वो 45 माना जाता है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो 55 के बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कंप्लीटली एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। तो एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिलो 45, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसके बाद भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वहां पे कैटलिस्ट की कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। ये तो हमने टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने आरएनएस थ्योरी देखी। आरएनएस थ्योरी ये कहती है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। उसके बाद हमने एक इक्वेशन स्टडी की थी, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E⁻⁻⁸ जहां पे EA एक्टिवेशन एनर्जी थी, R गैस कांस्टेंट था, T टेम्परेचर था। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया था और वो ग्राफ इस तरीके से था, रेट और टेम्परेचर का। उसके बाद हमने एक लॉग का ग्राफ बनाया था, लॉग K वर्सेस 1/T के बीच में ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आई थी,
डिक्रीज होती हुई स्ट्रेट लाइन आई थी जिसका स्लोप हमने निकाल लिया था। वो वैल्यू आपको याद रखनी है और ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस होते हैं। कल की क्लास में हम इस आरएनएस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी सीएसआईआर नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।